दोस्तों, पिछले भाग में मैंने आपको सुनाया था कि किस तरीके से सैंटियागो को अजनबी शहर में एक अजनबी ने धोखा दिया और उसका सारा पैसा लेके गायब हो गया। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। उसे इस कदर शर्म आ रही थी कि उसका मन रोने का कर रहा था। वह कभी अपने भेड़ों के सामने नहीं रोया था, लेकिन बाजार सूना पड़ा था और वह घर से बहुत दूर था, इसलिए वो रोने लगा। वो रो रहा था क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ नाइंसाफी की थी, और यह सोचकर रो रहा था कि अपने सपनों में विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर इस तरह का फल देता है। जब मेरे पास मेरी भेड़ें थीं, तब मैं सुखी था और अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाता था। लोग मुझे करीब आता देख मेरा स्वागत करते थे। उसने सोचा, लेकिन अब मैं दुखी हूँ और अकेला हूँ। अब मैं दूसरों के प्रति कड़वाहट और अविश्वास से भर जाने वाला हूँ, क्योंकि एक इंसान ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं उन लोगों से नफरत करने लगूंगा जिनको उनके खजाने मिल गए होंगे, क्योंकि मुझे मेरा खजाना कभी नहीं मिलेगा। अब जो भी कुछ थोड़ा सा मेरे पास बचा है, मुझे उसी से संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना तुच्छ हूँ कि दुनिया को जीत पाना मेरे बूते की बात नहीं है। उसने इस उम्मीद से अपना थैला खोलकर देखा कि शायद उसमें कुछ बचा हो सकता है उसमें उस सैंडविच का ही कोई टुकड़ा बचा हो जो उसने जहाज पर खाया था। लेकिन उसमें उस भारी भरकम पुस्तक, उसकी जैकेट और उन 2 रत्नों के अलावा जो उसे बूढ़े ने दिए थे, और कुछ भी नहीं था। जब उसने उन रत्नों को देखा, तो उसे किसी वजह से राहत महसूस हुई। उसने उसकी 6 भेड़ों के बदले उसे वे 2 रत्न अपने सोने के कवच से निकाल कर दिए थे। वह उन रत्नों को बेचकर वापसी का टिकट खरीद सकता था। लेकिन इस बार मैं अकल से काम लूंगा, लड़के ने सोचा, और उन रत्नों को थैले से निकालकर अपनी जेब में रख लिया। ये बंदरगाह का नगर था, और उसके दोस्त ने उससे जो एकमात्र सच्ची बात कही थी, वो यही थी कि बंदरगाहों के नगर चोरों से भरे होते हैं। अब उसे समझ में आया कि बार का मालिक इतना झल्लाया हुआ क्यों था। वो मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं भी वैसा ही हूँ जैसा हर कोई है। मैं दुनिया को उस रूप में देखता हूँ जिस रूप में उसे होते हुए देखना चाहता हूँ, उस रूप में नहीं जैसी वो वास्तव में है। उसने उन रत्नों पर हल्के से हाथ फेरते हुए उनके ताप और उनकी सतहों के स्पर्श को महसूस किया। वे उसका खजाना थे। उनको हाथ में लेने मात्र से वो बेहतर महसूस कर रहा था। वे उसे बूढ़े की याद दिला रहे थे। जब तुम कुछ पाना चाहते हो, तो सारा संसार उस चीज को हासिल करने में तुम्हारी मदद की योजना बनाने लगता है, उसने कहा था। लड़का उस बात की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा था जो बूढ़े ने कही थी। वो सूने बाजार में खड़ा था। उसके पास एक धेला भी नहीं था जिसे वो अपना कह सकता, और ना ही एक भी भेड़ थी जिसकी उसे रात में रखवाली करनी पड़ती। लेकिन वे रत्न इस बात का सबूत थे कि वह एक राजा से मिला था, राजा जो लड़के के अतीत के बारे में जानता था। इन्हें यूरेम और थुम्मिम कहा जाता है, और ये भविष्य सूचक संकेतों को पढ़ने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लड़के ने रत्नों को वापस थैले में डाला और एक आजमाइश करने का फैसला किया। बूढ़े ने कहा था कि तुम्हारे सवाल एकदम स्पष्ट होने चाहिए, और इसके लिए लड़के को यह जानना जरूरी था कि वो क्या जानना चाहता है। इसलिए उसने पूछा, क्या बूढ़े का आशीर्वाद अभी भी मेरे साथ है? उसने एक रत्न निकाला। वो हाँ था। क्या मुझे अपना खजाना मिलेगा? उसने पूछा। वह थैले में हाथ डालकर किसी एक रत्न को टटोलने लगा। उसके वैसा करने पर दोनों रत्न थैले के एक छेद से बाहर निकलकर जमीन पर गिर गए। लड़के ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि थैले में कोई छेद भी था। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया ताकि उनको उठाकर वापस थैले में डाल सकता। लेकिन उनको जमीन पर पड़े देखकर उसे एक और बात याद आई। भविष्य सूचक संकेतों को पहचानना सीखो और उनका अनुसरण करो, बूढ़े राजा ने कहा था। एक भविष्य सूचक संकेत।
लड़का मन ही मन मुस्कुराया। उसने दोनों रत्नों को उठाया और वापस थैले में डाल दिया। उसने छेद को बंद करने के बारे में भी नहीं सोचा। ये रत्न जब चाहे छेद से बाहर निकलकर गिर सकते थे। वो जानता था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में अपनी नियति से भागने के लिए सवाल नहीं पूछना चाहिए। मैंने वादा किया था कि अपने फैसले में खुद ही लूंगा, उसने मन ही मन कहा। लेकिन उन रत्नों ने उसे बता दिया था कि वो बूढ़ा अभी भी उनके साथ था, और इसलिए उसने और भी आत्मविश्वास महसूस किया। उसने एक बार फिर खाली चौक को चारों ओर निगाहें घुमाकर देखा। इस बार उसे पहले की तुलना में कम निराशा महसूस हुई। ये जगह अजनबी नहीं थी, ये नई जगह थी। आखिरकार वो हमेशा से यही तो चाहता रहा था, नई जगहों के बारे में जानना। यहाँ तक कि अगर वो पिरामिडों तक भी न कभी पहुंच पाए, तो भी वह इतनी दूर तक का सफर तय कर चुका था जितना उसकी जानकारी में किसी भी गडेरिये ने नहीं किया था। काश कि उन्हें मालूम होता कि जहां वे हैं वहां से जहाज से मात्र 2 घंटे की दूरी पर चीजें कितनी अलग हैं, उसने सोचा। हालांकि उसकी यह नई दुनिया फिलहाल एक सूना बाजार थी, लेकिन वह उसे उस वक्त देख चुका था जब वह जीवन की चहल पहल से भरी पूरी थी, और उसे कभी नहीं भूल पाएगा। उसने उस तलवार को याद किया। उसके बारे में सोचते हुए थोड़ी तकलीफ पहुंची, लेकिन ये बात भी सच थी कि उसने वैसी तलवार उससे पहले नहीं देखी थी। इन तमाम बातों के बारे में सोचते हुए उसे समझ में आया कि उसे इन दो चीजों के बीच चुनाव करना होगा, कि वो खुद को एक चोर का दयनीय शिकार समझे या अपने खजाने की खोज में लगा एक साहसिक यात्री समझे। मैं खजाने की खोज में लगा एक साहसिक यात्री हूँ, उसने खुद से कहा। उसे किसी ने झकझोर कर जगा दिया। वह बीच बाजार में सो गया था और अब चौक का जीवन फिर से शुरू होने को था। उसने चारों ओर देखते हुए अपनी भेड़ों को खोजा, और फिर उसे एहसास हुआ कि वो एक नई दुनिया में है। लेकिन वो उदास होने की बजाय खुश था। अब उसको भेड़ों के लिए चारे और पानी की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसकी बजाय वो अब अपने खजाने की खोज पर निकल सकता था। उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन उसके अंदर आस्था थी। पिछली रात उसने फैसला किया था कि वो वैसा ही साहसिक यात्री बनेगा जैसे यात्रियों के बारे में वो पुस्तकों में पढ़कर उनकी सराहना करता था। वह धीरे धीरे बाजार से होकर गुजरने लगा। दुकानदार अपनी दुकानें जमा रहे थे और लड़के ने एक कैडी विक्रेता की दुकान सजाने में मदद की। कैंडी विक्रेता के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो खुश था। वह अपनी जिंदगी के बारे में जानता था और एक और दिन का काम शुरू करने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी मुस्कुराहट ने लड़के को बूढ़े की याद दिला दी। वो रहस्यमय बूढ़ा राजा जिससे वो मिला था। ये कैंडी विक्रेता इसलिए कैंडी नहीं बना रहा है कि बाद में वो यात्राएं करेगा या किसी दुकानदार की बेटी से विवाह करेगा। वो इसलिए कैंडी बनाता है क्योंकि वह कैंडी बनाना चाहता है, लड़के ने सोचा। उसे लगा कि वह वही कर सकता है जो बूढ़े ने किया था, इस बात को महसूस करना कि व्यक्ति अपने गंतव्य के नजदीक है या उससे दूर। महज उनकी ओर देखते हुए, ये कितना आसान है, तब भी मैंने यह पहले कभी नहीं किया, उसने सोचा। जब दुकान जम गई तो कैंडी विक्रेता ने उस दिन तैयार की गई पहली कैंडी लड़के को भेंट की। लड़के ने उसका शुक्रिया अदा किया, कैंडी खाई और वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि तो उसे एहसास हुआ कि जब वे दुकान जमा रहे थे तो उनमें से एक अरबी और दूसरा स्पेनिश बोल रहा था, और वे एक दूसरे की बात बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे। इसका मतलब है कि कोई ऐसी भाषा निश्चय ही है जो शब्दों पर निर्भर नहीं करती, लड़के ने सोचा। यह चीज मैं अपनी भेड़ों के साथ पहले ही अनुभव कर चुका हूँ, और अब यही चीज लोगों के मामले में भी हो रही है। वह ढेरों नई चीजें सीख रहा था। उनमें से कुछ चीजें ऐसी थी जिनको वो पहले ही अनुभव कर चुका था, और वे वास्तव में नई नहीं थी।
लेकिन उसने पहले उनको उस तरह समझा नहीं था, और उनको इसलिए नहीं समझा था क्योंकि उसको उनकी आदत पड़ चुकी थी। उसे एहसास हुआ, अगर मैं बिना शब्दों वाली इस भाषा को समझना सीख लेता हूँ, तो मैं दुनिया को समझना सीख सकता हूँ। उसने तनाव मुक्त होकर और बिना हड़बड़ी के तंजीर की संकरी गलियों में चलने का निश्चय कर लिया। सिर्फ रास्ते में ही वह भविष्य सूचक संकेतों को पढ़ पाएगा। वो जानता था कि इसके लिए वो बहुत अधिक धीरज की जरूरत होगी, लेकिन गरेडिये धीरज से काफी परिचित होते हैं। उसने एक बार फिर देखा कि उस पराये मुल्क में वह उन्हीं सीखों से काम ले रहा था जो उसने अपनी भेड़ों से सीखी थी। सब बातें एक जैसी ही हैं, बूढ़े ने कहा था। क्रिस्टल का सामान बेचने वाला दुकानदार दिन होते ही जाग गया, और उसने वैसी ही बेचैनी महसूस की जैसी वह हर सुबह महसूस करता था। वह 30 सालों से एक ही जगह पर अटका हुआ था। उसकी दुकान एक पहाड़ी रास्ते की चोटी पर थी, जहाँ से बहुत थोड़े से ग्राहक गुजरते थे। अब इतनी देर हो चुकी थी कि कुछ भी नहीं बदला जा सकता था। उसने केवल एक ही चीज सीखी हुई थी, और वह थी क्रिस्टल के बर्तनों को खरीदना और बेचना। एक समय था जब बहुत से लोग उसकी दुकान के बारे में जानते थे। अरब के सौदागर, फ्रांसीसी और अंग्रेज भूगर्भ शास्त्री, जर्मन सैनिक जो हमेशा दौलतमंद हुआ करते थे। उन दिनों में स्फटिक बेचना अद्भुत काम हुआ करता था, और वह सोचा करता था कि वह अमीर बन जाएगा, और जब बूढ़ा होगा तो उसके साथ खूबसूरत औरतें हुआ करेंगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, टैंजियर बदलता गया। पास का नगर सेउंटा टैंजियर से ज्यादा तेजी से तरक्की करता गया, और उसके कारोबार में गिरावट आती गई थी। पड़ोस के लोग यहाँ वहाँ चले गए थे, और पहाड़ी पर थोड़ी सी छोटी मोटी दुकानें ही बची रही थी, और कोई नहीं था जो उन मुट्ठी भर दुकानों में सामान की छानबीन करने के लिए पहाड़ पर चढ़ता। लेकिन स्फटिक के दुकानदार के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने स्फटिक का सामान खरीदते बेचते हुए अपने जीवन के 30 साल गुजार दिए थे, और अब इतनी देर हो चुकी थी कि और कोई धंधा करना मुमकिन नहीं था। सड़क पर गाहे बगाहे लोगों का आना जाना देखते हुए उसने पूरी सुबह गुजार दी। यह वर्षों से यही करता आया था, और हर आने जाने वाले के कार्यक्रम से परिचित था। लेकिन दोपहर की भोजन का वक्त होने को से ठीक पहले वह लड़का दुकान के सामने आकर रुका। उसने कपड़े तो सामान्य ढंग के ही पहन रखे थे, लेकिन स्फटिक के दुकानदार की अनुभवी निगाहें देख सकती थीं कि लड़के के पास खरीदारी करने के लिए पैसा नहीं था। तब भी दुकानदार ने लड़के के चले जाने तक अपना दोपहर का भोजन मुलतवी रखने का फैसला किया। दुकान के दरवाजे पर लटकती तख्ती में कहा गया था कि दुकान में कई ज़बानें बोली जाती हैं। लड़के को काउंटर पर एक आदमी नजर आया। अगर आप चाहें तो मैं शोकेस में रखे शीशे के बर्तनों को साफ कर सकता हूँ, लड़के ने कहा। उनकी हालत देखकर उनको कोई नहीं खरीदेगा। आदमी बिना कोई जवाब दिए उसकी ओर देखता रहा। बदले में आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। आदमी ने तब भी कुछ नहीं कहा। लड़के को लगा कि उसे ही कोई न कोई फैसला लेना होगा। उसके थैले में उसकी जैकेट थी। रेगिस्तान में निश्चय ही उसे उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। उसने जैकेट निकालकर शीशों को साफ करना शुरू कर दिया। आधे घंटे में उसने शोकेस में रखे सारे बर्तन साफ कर दिए, और जिस दौरान वह इस काम में लगा हुआ था, उसी बीच 2 ग्राहक दुकान में आकर कुछ सामान खरीद कर ले गए। जब उसने सफाई का काम निपटा दिया, तो उसने उस आदमी से खाने के लिए कुछ मांगा। आओ हम कुछ खाते हैं, दुकानदार ने कहा। उसने दरवाजे पर भोजनावकाश की सूचना पट्टी लटकाई, और वे पास के एक छोटे से कैफे में चले गए। वहां पड़ी एकमात्र मेज पर बैठते हुए स्फटिक का दुकानदार हंस पड़ा। तुम्हें कोई सफाई करने की जरूरत नहीं थी, उसने कहा। कुरान मुझसे तकाजा करती है कि मैं भूखे आदमी को खिलाऊं। वाह,
तब फिर आपने मुझे वह काम क्यों करने दिया? लड़के ने पूछा। क्योंकि सामान गंदा हो गया था और तुम्हें और मुझे दोनों को ही अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से साफ करना जरूरी था। जब उन्होंने भोजन कर लिया तो दुकानदार ने लड़की की ओर देखकर कहा, मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरी दुकान में काम करोगे। जब तुम काम कर रहे थे तब 2 ग्राहक आए और ये एक अच्छा शगुन है। लोग शगुनों के बारे में बहुत बातें करते हैं, गडकरी ने सोचा, लेकिन वे वाकई जानते नहीं हैं कि वे क्या कह रहे हैं। जैसे कि मुझे ही इस बात का कभी एहसास नहीं था कि मैं वर्षों अपनी भेड़ों से एक ऐसी जबान में बात करता रहा था जिसमें कोई शब्द नहीं थे। तुम मेरी दुकान पर काम करना चाहोगे? दुकानदार ने पूछा। मैं आज बाकी पूरे दिन काम कर सकता हूँ, लड़के ने जवाब दिया। मैं सुबह होने तक पूरी रात काम करूंगा और आपकी दुकान के एक एक सामान को साफ कर दूंगा। बदले में मुझे कल मिस्र जाने के लिए पैसे की जरूरत होगी। व्यापारी हंस पड़ा। अगर तुम पूरे साल तक मेरी दुकान में कांचों की साफ सफाई का काम करते रहो, यहाँ तक कि तुम दुकान की सारी चीजें बिकवा कर अच्छा खासा कमीशन भी कमा डालो, तब भी तुम्हें मिस्र जाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। यहाँ और वहाँ के बीच हजारों किलोमीटर रेगिस्तान फैला हुआ है। दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं खत्म करते हैं। अगला भाग आपके लिए लेकर फिर पेश होंगी। तब तक के लिए गुड बाय।